साल 1971 भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास उबल रहा था। एक तरफ था पूर्वी पाकिस्तान जहां आजादी की आग तेजी से फैल रही थी और दूसरी तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान जो इस आंदोलन को एक साजिश समझकर कुचलने को उतारू था। लेकिन दुनिया इस बात से अनजान थी कि कुछ ही महीनों में एशिया का नक्शा बदलने वाला है। भारत, पाकिस्तान और उभरते हुए बांग्लादेश के बीच एक ऐसी जंग छिड़ने वाली थी जो इतिहास में भारत की दरियादिली और शांति संरक्षण के लिए समर्पित देश होने का उदाहरण देने वाली थी। एक समय था जब पूरा बंगाल एक ही सांस्कृतिक धारा में बहता था। भाषा एक, कला एक, संगीत एक, धर्म अलग अलग थे, लेकिन पहचान सिर्फ एक थी, बंगाली। 1947 के विभाजन ने इस धरती को दो हिस्सों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का, जो आगे चलकर ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट पाकिस्तान बड़ा था, लेकिन आबादी ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पूरी उम्मीद थी कि नए देश में उन्हें बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजनीति, सेना, बजट, पावर सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान ने अपने हाथों में ले लिया और ईस्ट पाकिस्तान, उसे सिर्फ आदेश मिलते रहे। जब 1948 में पाकिस्तान ने सिर्फ उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया तो ये बंगाली संस्कृति पर सीधा हमला माना गया। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ढाका की गलियों में स्टूडेंट्स आवाज उठाने लगे और आगे चलकर 1952 का भाषा आंदोलन एक ऐसे आंदोलन के नाम से दर्ज हुआ जो इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन था जब भाषा के लिए खून बहा था। यह क्रांति सिर्फ भाषा की नहीं थी, ये सम्मान, अधिकार और पहचान की लड़ाई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर आया साल 1970 जब पहली बार पाकिस्तान में स्वतंत्र चुनाव हुए। वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं को पूरा भरोसा था कि सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी, लेकिन नतीजों ने पाकिस्तानी सत्ता की दीवारें हिला दी। ईस्ट पाकिस्तान की एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी आवामी लीग 167 सीटें जीतकर साफ बहुमत में आ गई और यहां से पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हुआ। वेस्ट पाकिस्तान की सत्ता ने आवामी लीग को सरकार बनाने से रोक दिया। नेशनल असेंबली कैंसिल कर दी गई और आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। बस फिर क्या था, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में सालों से आजादी की जो चिंगारी भड़क रही थी उसने व्यापक आंदोलनों का रूप ले लिया और उन आंदोलनों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्र बांग्लादेश। लेकिन 25 मार्च 1971 की रात को ढाका की गलियों में चीख पुकारें मचने लगी। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत ईस्ट पाकिस्तान में भीषण जनसंहार किया। यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, गांव, शहर, हर जगह खून की नदी बहाई गई। महिलाओं पर अत्याचार किए गए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। हजारों लाखों की संख्या में लोग बॉर्डर पार करके भारत की शरण में आने लगे और धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ते बढ़ते करोड़ों में पहुंच गए। भारत महीनों तक शरणार्थियों की बाढ़ झेलता रहा। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बॉर्डर पार करके भारत में शरण ले चुके थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। भारत के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो चुप रहकर अत्याचार देखते रहना या फिर मानवता की रक्षा के लिए इतिहास बदलना। और भारत ने फैसला किया कि अब पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए और मानवता की रक्षा के लिए पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत को उतरना ही होगा। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपनी खुद की आर्मी तैयार की जिसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और रणनीति सिखाई। इस चीज से पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाहट में उसने 3 दिसंबर को भारत पर एयर स्ट्राइक कर दी और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। अब भारत पूरी तरह से युद्ध में उतर चुका था। पाकिस्तान तो अपने हमले में सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसने सिर्फ रनवेज को डिस्ट्रॉय किया था जो बहुत ही कम समय में ठीक कर दिए गए। लेकिन अब भारत की बारी थी जवाब देने की और इतिहास रचने की। 4 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना ने सिर्फ कुछ मिसाइल बोट्स से कराची पोर्ट को एक ऐसी आग में झोंका जो 7 दिनों तक
बुझ नहीं पाई। कराची का ऑयल स्टोरेज, नेवी की बड़ी वॉरशिप्स, सब कुछ समुद्र में धधकती राख बन गया। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया ने माना कि भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे तेज उभरती सैन्य ताकतों में से एक है। भीख मांगने की आदत तो पाकिस्तान की पहले से ही है। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने अपने वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर 7th फ्लीट को बंगाल की तरफ भेजा, जो भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत भी अकेला नहीं था। Prime Minister Indira Gandhi, who promptly sent Moscow a request to activate a secret provision of the Indo-Soviet Security Treaty, under which Russia was bound to defend India in the case of any external aggression. सोवियत यूनियन ने भारत का साथ निभाया और अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ अमेरिका को समुद्र में ही रोक दिया। भारत अब जीत की तरफ बढ़ रहा था। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को लगातार हराते हुए धीरे धीरे ढाका तक पहुंच गई और पाकिस्तानी सेना को ढाका में चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तानी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई अब खत्म हो चुकी थी और मनोबल टूट चुका था। और फिर वो हुआ जिसने भारतीय सेना का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये संख्या ही बता देती है कि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। ढाका में भारतीय और बांग्लादेशी ध्वज लहराया और दुनिया ने एक नए देश का जन्म होते हुए देखा, बांग्लादेश। बांग्लादेश को आजादी तो मिली, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। भारत ने युद्ध जीतकर न सिर्फ एक नए राष्ट्र का जन्म करवाया, बल्कि उसी साल 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को वापस उनके मुल्क भेजा और बाद में शिमला समझौते के तहत जीते हुए इलाके भी वापस लौटा दिए। ये शक्ति और करुणा दोनों का मिश्रण था। 1971 की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये भाषा, संस्कृति, मानवाधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। यह युद्ध बताता है कि जब अत्याचार चरम पर हो तो एक राष्ट्र सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करता, वह इंसानियत की रक्षा करता है। और भारत ने एक ऐसा ही उदाहरण दुनिया के समक्ष रखा। ये थी 16 दिसंबर 1971 की कहानी, जिसे आज हम भारतीय इतिहास में 16 दिसंबर विजय दिवस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही और इतिहास के किस्सों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डॉग ड्राफ्ट को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।